हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 8 विज्ञान का 14वां अध्याय विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। तो चलिए शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलो शुरू करते हैं। आपके अभिभावकों ने संभवतः आपको यह चेतावनी दी होगी कि गीले हाथों से किसी भी विद्युत साधित्र को न छुएं। परंतु क्या आप जानते हैं कि गीले हाथों से किसी विद्युत साधित्र को छूना क्यों खतरनाक है? हम पहले ही सीख चुके हैं कि जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं वे विद्युत के सुचालक मतलब अच्छे चालक होते हैं। इसके विपरीत जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित नहीं होने देते वे विद्युत के हीन चालक होते हैं। कक्षा 6 में यह जांच करने के लिए कि कोई पदार्थ अपने से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है या नहीं, हमने एक संपरीक्षित्र मतलब टेस्टर बनाया था। क्या आपको याद है कि इसे सुनिश्चित करने में संपरीक्षित्र ने हमारी किस प्रकार सहायता की थी? हमने देखा था कि धातुएं जैसे तांबा तथा एल्युमिनियम विद्युत का चालन करते हैं, जबकि कुछ पदार्थ जैसे रबड़, प्लास्टिक तथा लकड़ी विद्युत का चालन नहीं करते। तथापि अभी तक हमने अपने संपरीक्षित्र टेस्टर से केवल उन पदार्थों की जांच की थी जो ठोस अवस्था में थे। लेकिन द्रव के प्रकरण में क्या होता है? क्या द्रव विद्युत का चालन करते हैं? आइए ज्ञात करते हैं। पहली तथा बूझो आपको स्मरण करना चाहते हैं मतलब याद दिलाना चाहते हैं कि हमें प्रयोग करते समय कभी भी मुख्य तारों जैसे मेन लाइन अथवा जनित्र या प्रतिपक्ष इन्वर्टर से विद्युत आपूर्ति नहीं करनी चाहिए। यहाँ सुझाए सभी क्रियाकलापों में केवल विद्युत सेल का ही उपयोग करना चाहिए। क्या द्रव विद्युत का चालन करते हैं? यह जांच करने के लिए द्रव अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं या नहीं, हम उसी संपरीक्षित्र का प्रयोग कर सकते हैं। तथापि अब हम सेल के स्थान पर बैटरी का उपयोग करेंगे। संपरीक्षित्र का उपयोग करने से पहले हम यह भी परीक्षण करेंगे कि वह कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसका जो क्रियाकलाप है जो आपको करना है, संपरीक्षित्र के सिरों को क्षण भर के लिए एक दूसरे से स्पर्श कराइए। ऐसा करते ही संपरीक्षित्र का परिपथ पूरा हो जाता है और बल्ब दीप्त हो जाता है मतलब बल्ब जलने लगता है। तथापि यह बल्ब दीप्त नहीं होता तो इसका अर्थ है कि संपरीक्षित्र कार्य नहीं कर रहा है। क्या आप इसके संभावित कारण बता सकते हैं? क्या यह संभव है कि तारों के संयोजन शिथिल हो या बल्ब फ्यूज हो गया हो अथवा आपके सेल बेकार हो गए हों? जांच कीजिए कि सभी संयोजन कसे हुए हैं या नहीं। यदि संयोजन पहले से ही कसे हुए हैं तो बल्ब को बदल दीजिए। अब फिर जांच कीजिए संपरीक्षित्र कार्य कर रहा है या नहीं। यदि अब भी कार्य नहीं कर रहा है तो सेलों को बदल दीजिए। इस प्रकार जब संपरीक्षित्र भलीभांति कार्य करने लगे तो इसका उपयोग विभिन्न द्रवों का संपरीक्षण करने के लिए कर सकते हैं। चेतावनी: अपने संपरीक्षित्र की जांच करते समय इसके तारों के स्वतंत्र सिरों को केवल कुछ क्षणों से अधिक न स्पर्श न कराएं, अन्यथा बैटरी के सेल अत्यंत शीघ्रता से समाप्त हो जाएंगे। एक क्रियाकलाप और है, बेकार फेंकी गई बोतलों के प्लास्टिक या रबड़ के कुछ ढक्कन एकत्र करके उन्हें साफ करिए। एक ढक्कन में एक चाय के चम्मच के बराबर नींबू का रस या सिरका उड़ेलिए। अपने संपरीक्षित्र को इस ढक्कन के समीप लाकर उसके सिरों को नींबू के रस या सिरके में डुबोइए। ध्यान रखिए कि दोनों सिरे परस्पर कम से कम 1 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर न हो, लेकिन इसी के साथ साथ वे एक दूसरे को स्पर्श भी न कर सकें। क्या संपरीक्षित्र का बल्ब दीप्त होता है? क्या नींबू का रस या सिरका विद्युत का चालन करता है? नींबू के रस या सिरके को आप सुचालक या हीनचालक में से किस वर्ग में रखेंगे? जब संपरीक्षित्र के दोनों सिरों के बीच का द्रव अपने से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है तो संपरीक्षित्र का परिपथ पूरा हो जाता है। परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तथा बल्ब दीप्त हो जाता है। जब कोई द्रव विद्युत धारा को अपने से प्रवाहित होने नहीं देता तो संपरीक्षित्र का परिपथ पूरा नहीं होता तथा बल्ब दीप्त
नहीं होता। कुछ परिस्थितियों में मतलब कुछ स्थितियों में द्रव के चालक होने पर भी संभव हो सकता है कि बल्ब दीप्त न हो। ऐसा क्रियाकलाप 14.2 में भी हो सकता है। इसका क्या कारण हो सकता है? आपको याद है कि बल्ब में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर वह दीप्त क्यों होता है? विद्युत धारा की ऊष्मीय प्रभाव के कारण बल्ब का तंतु उच्च ताप पर गर्म होकर दीप्त हो जाता है। तथापि यदि परिपथ में विद्युत धारा दुर्बल है तो तंतु पर्याप्त गर्म न हो पाने के कारण भी दीप्त नहीं हो पाता। अब आप यह जानना चाहेंगे कि किसी परिपथ में विद्युत धारा दुर्बल कब होती है। यद्यपि कोई पदार्थ विद्युत का चालन कर सकता है, परंतु यह संभव है कि वह धातु की भांति आसानी से विद्युत का चालन न कर पाता हो, जिसके कारण संपर्क क्षेत्र का परिपथ तो पूरा हो जाता है, लेकिन फिर भी उसमें प्रवाहित विद्युत धारा बल्ब को दीप्त करने के लिए दुर्बल हो सकती है। क्या हम कोई ऐसा अन्य संपर्क क्षेत्र बना सकते हैं जो दुर्बल धारा को भी संसूचित कर सके? एक अन्य संपर्क क्षेत्र बनाने के लिए आप विद्युत धारा के किसी अन्य प्रभाव का उपयोग कर सकते हैं। क्या आपको याद है कि विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है? जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई पर क्या प्रभाव पड़ता है? विद्युत धारा के दुर्बल होने पर भी चुंबकीय सुई में विक्षेप देखा जा सकता है। क्या हम विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग करके कोई संपर्क क्षेत्र बना सकते हैं? आइए क्रियाकलाप 14.3 द्वारा पता लगाएं। आप चित्र 14.2 के संपर्क क्षेत्र के विद्युत बल्ब के स्थान पर एलईडी प्रकाश उत्सर्जक डायोड का उपयोग कर सकते हैं। एलईडी दुर्बल विद्युत धारा प्रवाहित होने पर भी दीप्त होता है। एलईडी के साथ दो तार जुड़े होते हैं। इन तारों को लीड्स कहते हैं। एक तार दूसरे तार की अपेक्षा थोड़ा लंबा होता है। याद रखें कि एलईडी को किसी परिपथ में जोड़ते समय इसके लंबे तार को सदैव बैटरी के धन टर्मिनल से तथा छोटे तार को बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ते हैं। एक क्रियाकलाप और है 14.3। माचिस की खाली डिबिया से ट्रे निकालिए। ट्रे पर चित्र में दर्शाए अनुसार एक विद्युत तार के कुछ फेरे लपेटिए। ट्रे के भीतर एक छोटी चुंबकीय सुई रखिए। अब तार के एक स्वतंत्र सिरे को बैटरी के एक टर्मिनल से जोड़िए। तार के दूसरे सिरे को स्वतंत्र छोड़ दीजिए। तार का एक दूसरा टुकड़ा लेकर बैटरी के दूसरे टर्मिनल से जोड़िए। इस तरह से जैसे चित्र में दिखा रखा है। दोनों तारों के स्वतंत्र सिरों को क्षण मात्र के लिए एक दूसरे से स्पर्श कराइए। चुंबकीय सुई को तुरंत विक्षेप दिखाना चाहिए। आपका तार के दो स्वतंत्र सिरों वाला संपर्क क्षेत्र तैयार है। अब इस संपर्क क्षेत्र का उपयोग करके क्रियाकलाप 14.2 को दोहराइए। क्या संपर्क क्षेत्र के स्वतंत्र सिरों को नींबू के रस में डुबोते ही आपको चुंबकीय सुई में विक्षेप दिखाई देता है? संपर्क क्षेत्र के सिरों को नींबू के रस से बाहर निकालिए। उन्हें पानी में डुबोइए और पोंछकर सुखाइए। इस क्रियाकलाप को अन्य द्रव जैसे टोंटी का पानी, वनस्पति तेल, दूध, शहद आदि के साथ दोहराइए। प्रत्येक द्रव का परीक्षण करने के पश्चात संपर्क क्षेत्र के सिरों को जल में धोकर तथा पोंछकर सुखाना अवश्य याद रखिए। प्रत्येक स्थिति में देखिए कि चुंबकीय सुई विक्षेप दर्शाती है अथवा नहीं। अपने प्रेक्षणों को सारणी 14.1 में अंकित करिए। ये सारणी रही आपके सामने कि विक्षेप दिखाती है या नहीं। अगर दिखाती है तो हाँ, तो अगर है दिखाती है तो वो अच्छा चालक होगा। अगर नहीं दिखाती तो वो अच्छा चालक नहीं होगा, मतलब वो कुचालक होगा। इस तरह से आप उनको इस सारणी में बढ़ना है। सारणी 14.1 से हम देखते हैं कि कुछ द्रव विद्युत के सुचालक हैं अथवा कुछ हीन चालक हैं। अब पहेली कह रही है, जब संपर्क क्षेत्र के स्वतंत्र सिरे एक दूसरे को नहीं छूते हैं, संभव है कि उनके बीच में वायु होती है। पहेली को ज्ञात है कि वायु विद्युत की हीन चालक है, परंतु उसने यह भी पढ़ा कि तड़ित के समय वायु से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। वह यह जानना चाहती है कि क्या हर अवस्था में वायु विद्युत की हीन चालक होती है। इसी से प्रेरित होकर बोझो भी यह जानना चाहता है कि क्या हीन चालकों की श्रेणी में रखे गए अन्य पदार्थ विशेष परिस्थितियों में अपने में से विद्युत को प्रवाहित होने देते हैं। तो चलिए इसी को जानते हैं। वास्तव में विशेष परिस्थितियों में अधिकांश पदार्थ विद्युत धारा चालन कर सकते हैं।
यही कारण है कि पदार्थों को चालकों तथा विद्युत रोधियों के रूप में वर्गीकृत करने की अपेक्षा अच्छे चालकों मतलब सुचालकों तथा हीन चालकों के रूप में वर्गीकृत करने को अधिक मान्यता दी जाती है। हमने टोटी के पानी द्वारा विद्युत चालन का परीक्षण किया। आइए अब आसुत जल द्वारा विद्युत चालन का परीक्षण करते हैं, मतलब डिस्टिल वाटर को, है ना। एक अच्छे तथा सूखे प्लास्टिक या रबड़ के ढक्कन में लगभग 2 चाय के चम्मच के बराबर आसुत जल भरिए। आप आसुत जल को अपने ही विद्यालय की प्रयोगशाला से प्राप्त कर सकते हैं। आप किसी दवाई की दुकान या डॉक्टर या नर्स से भी आसुत जल ले सकते हैं। संपरीक्षित्र का उपयोग करके परीक्षण कीजिए कि आसुत जल का विद्युत का चालन करता है अथवा नहीं। आप क्या पाते हैं? क्या आसुत जल विद्युत का चालन करता है? अब एक चुटकी साधारण नमक लेकर उसे आसुत जल में घोलिए, फिर परीक्षण कीजिए। इस बार आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? अब हम आसुत जल में नमक घोलते हैं तो हमें नमक का घोल प्राप्त होता है। यह विद्युत का अच्छा चालक है। जो जल हमें नलों, हैंडपंपों, कुओं, तालों आदि से प्राप्त होता है वह शुद्ध नहीं होता। इसमें अनेक लवण घुले हो सकते हैं। खनिज लवणों की थोड़ी मात्रा इसमें प्राकृतिक रूप से विद्यमान होती है, इसलिए यह जल विद्युत का सुचालक होता है। इसके विपरीत आसुत जल लवणों से मुक्त होने के कारण यह हीन चालक होता है। पहली कह रही है, जल में थोड़ी मात्रा में प्राकृतिक रूप से विद्यमान खनिज लवण मानव स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं, परंतु ये लवण जल को चालक बना देते हैं। इसलिए हमें विद्युत साधित्रों का उपयोग कभी भी गीले हाथों अथवा गीले फर्श पर खड़े होकर नहीं करना चाहिए। हमने देखा कि जब साधारण लवण को आसुत जल में घोला जाता है तो उसे अच्छा चालक बना देता है। वे कौन से अन्य पदार्थ हैं जो आसुत जल में घुलने पर इसे चालक बना देते हैं? आइए पता लगाएं। चेतावनी दे रही है यहाँ पर। अगले क्रियाक्रम आप केवल अपने अध्यापक, माता पिता अथवा अभिभावक या किसी वयस्क व्यक्ति की देखरेख में करें, क्योंकि इसमें अम्ल का प्रयोग सम्मिलित है। क्रियाकलाप 14.5 बोतलों के प्लास्टिक या रबड़ के 3 स्वच्छ ढक्कन लीजिए। प्रत्येक में लगभग 2 चाय के चम्मच के बराबर आसुत जल भरिए। एक ढक्कन के आसुत जल में कुछ बूंदे नींबू के रस तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मिलाइए। अब दूसरे ढक्कन के आसुत जल में थोड़ा कास्टिक सोडा या पोटेशियम आयोडाइड जैसे क्षारक की कुछ बूंदें मिलाइए। तीसरे ढक्कन के आसुत जल में थोड़ी सी चीनी डालकर घोलिए। परीक्षण कीजिए इन विलयनों में से कौन सा विद्युत का चालन करता है और कौन सा नहीं। आपको क्या परिणाम प्राप्त होते हैं? विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्लों, क्षारों तथा लवणों के विलयन होते हैं। जब विद्युत धारा किसी चालक विलयन से प्रवाहित होती है तो क्या वह इस विलयन में कोई प्रभाव उत्पन्न करती है? अब हम बात करेंगे विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के बारे में। कक्षा 7 में हमने विद्युत धारा के कुछ प्रभावों के बारे में सीखा था। क्या आप इन प्रभावों की सूची बना सकते हैं? जब विद्युत धारा किसी चालक विलयन से प्रवाहित होती है तो क्या यह प्रभाव उत्पन्न करती है? आइए पता लगाएं। 2 बेकार सेलों से सावधानीपूर्वक कार्बन की छड़ी निकालिए। उनकी धातु की टोपियों को रेगमाल से साफ करके इन पर तांबे के तार लपेटिए और उन्हें एक बैटरी से जोड़िए। इन 2 छड़ों को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। कार्बन की छड़ों के स्थान पर आप लगभग 6 सेंटीमीटर लंबी लोहे की कीलें भी ले सकते हैं। किसी कांच के गिलास या प्लास्टिक के कटोरे में एक प्याला जल भरिए। जल को और अधिक चालक बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा छोटा चम्मच भरकर साधारण नमक या नींबू के रस की कुछ बूंदें मिलाइए। अब इस विलयन में इलेक्ट्रोडों को डुबोइए। यह सुनिश्चित कीजिए कि कार्बन की छड़ों की धातु की टोपियाँ जल से बाहर रहें। 3-4 मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए। इलेक्ट्रोडों को ध्यानपूर्वक देखिए। क्या आप इलेक्ट्रोडों के समीप किसी गैस के बुलबुले देख पाते हैं? क्या हम विलयन में हो रहे परिवर्तनों का रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? कक्षा 7 में पढ़ी गई रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा को स्मरण कीजिए। सन 1800 में एक ब्रिटिश रसायनज्ञ विलियम निकलसन 1753 से 1815 तक ये जीवित रहा था, ने यह दर्शाया कि यदि इलेक्ट्रोड जल में डूबे हों तथा उनके द्वारा विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के बुलबुले उत्पन्न होते हैं। ऑक्सीजन के बुलबुले बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर तथा हाइड्रोजन के बुलबुले दूसरे इलेक्ट्रोड पर बनते हैं।
किसी चालक के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। इसके फलस्वरूप इलेक्ट्रोड पर गैस के बुलबुले बन सकते हैं। इलेक्ट्रोड पर विद्युत के निक्षेप देखे जा सकते हैं। विलयनों के रंग में परिवर्तन हो सकते हैं। यह रासायनिक अभिक्रिया उपयोग किए जाने वाले विलयन तथा इलेक्ट्रोडों पर निर्भर करती है। ये विद्युत धारा के कुछ रासायनिक प्रभाव हैं। बूजों ने यह परीक्षण करने का निश्चय किया कि क्या कुछ फल एवं वनस्पतियां भी विद्युत चालन करती हैं या नहीं। उसने एक आलू की 2 बराबर भागों में काटा तथा संपर्क क्षेत्र के तांबे के तारों को इसमें निर्विष्ट कर दिया, मतलब जोड़ दिया। तभी उसकी माँ ने उसे बुला लिया और वह आलू में निर्विष्ट किए गए संपर्क क्षेत्र के तारों को बाहर निकालना भूल गया। लगभग आधे घंटे पश्चात जब वह वापस आया तो उसने देखा कि आलू में एक तार के चारों ओर नीला हरा सा धब्बा बन गया, जबकि दूसरे तार के चारों ओर कोई धब्बा नहीं है। इस तरह से उसे इस परीक्षण पर बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने पहेली के साथ इस क्रियाकलाप को कई बार दोहराया। उन्होंने पाया कि हर बार धन टर्मिनल से संयोजित तार के चारों ओर नीला हरा धब्बा बन जाता है। उन्होंने अनुभव किया कि यह खोज अत्यंत लाभप्रद है, क्योंकि इसका उपयोग किसी बॉक्स में छिपी बैटरी या सेल के धन टर्मिनल की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। उन्होंने अपनी इस खोज को बच्चों की एक पत्रिका में छपवाने का निश्चय किया। याद रखिए कि बूजों ने इस परीक्षण से प्रारंभ किया था कि आलू विद्युत चालन करता है या नहीं। उसने पाया कि विद्युत धारा आलू में एक रासायनिक प्रभाव उत्पन्न करती है। उसके लिए यह अत्यंत उत्तेजक खोज थी। वास्तव में विज्ञान में कभी कभी ऐसे भी होता है कि आप खोज किसी चीज़ को रहे होते हैं और आप कुछ अन्य खोज कर लेते हैं। अनेक महत्वपूर्ण खोजें इसी प्रकार से हुई हैं। अब बात करेंगे हम विद्युत लेपन की। स्मरण कीजिए, बिल्कुल नई साइकिल का हैंडल तथा पट्टियों के रिम कितने चमकदार होते हैं। तथापि यदि दुर्घटनावश इसमें खरोंच पड़ जाए तो चमकदार परत उतर जाती है और उसके नीचे की सतह इतनी चमकदार नहीं होती। आपने कुछ महिलाओं को ऐसे आभूषण पहने हुए देखा होगा जो देखने में सोने के प्रतीत होते हैं, तथापि लगातार उपयोग से इनकी सोने की परत उतर जाती है और नीचे की चांदी तथा किसी अन्य धातु की सतह दिखाई देने लगती है। इन दोनों ही परिस्थितियों में एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ी होती है। क्या आप जानते हैं कि एक धातु की ऊपरी सतह के ऊपर दूसरी धातु की परत किस प्रकार निक्षेपित कर दी जाती है? आइए इसे स्वयं करके देखते हैं। इसके लिए क्रियाकलाप दिया हुआ है 14.7। इस क्रियाकलाप के लिए हमें कॉपर सल्फेट तथा लगभग 10 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर साइज की तांबे की 2 प्लेट चाहिए। किसी स्वच्छ तथा सूखे बीकर में 250 ml आप आंसू जल लीजिए। इसमें चाय की 2 चम्मच भरकर कॉपर सल्फेट डोलिए। चाय चम्मच भर के 2 चम्मच भर के कॉपर सल्फेट घोलना पड़ेगा। अधिक चालक बनाने के लिए कॉपर सल्फेट विलयन में कुछ बूंदे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाना पड़ेगा। तांबे की प्लेटों को रेगमाल से साफ़ कीजिए, उन्हें पानी से धोकर सुखाइए। तांबे की प्लेटों को एक बैटरी के टर्मिनल से संयोजित कीजिए और उन्हें कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोइए। इस तरह से परिपथ में लगभग 15 मिनट तक विद्युत धारा प्रवाहित होने दीजिए। अब विलयन में से इलेक्ट्रोडों को हटाइए और उन्हें ध्यानपूर्वक देखिए। क्या उनमें से किसी एक में कुछ अंतर पाते हैं? क्या आप इस पर कोई परत चढ़ी देखते हैं? इस परत का रंग कैसा है? बैटरी के उस टर्मिनल को नोट कीजिए जिसमें यह इलेक्ट्रोड संयोजित है। विद्युत लेपन के क्रियाकलाप को करने के पश्चात पहेली ने इलेक्ट्रोडों को आपस में बदलकर क्रियाकलाप को दोहराया। आपके विचार से इस बार वह क्या प्रेक्षण करेगी? जब कॉपर सल्फेट विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कॉपर सल्फेट कॉपर तथा सल्फेट में वियोजित हो जाता है। स्वतंत्र कॉपर तांबा मतलब बैटरी के ऋण टर्मिनल से संयोजित इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होता है तथा उस पर निक्षेपित हो जाता है। लेकिन विलयन से कॉपर के क्षय की पूर्ति कैसे होती है? दूसरे इलेक्ट्रोड से जो तांबे की प्लेट से बना है समान मात्रा कॉपर विलयन में घुल जाता है। इस प्रकार विलयन से जो कॉपर कम हुआ है वह विलयन में पुनः स्थापित हो जाता है और यह प्रक्रिया चलती रहती है। इसका अर्थ यह हुआ है कि इस विद्युत लेपन प्रक्रिया में एक इलेक्ट्रोड से कॉपर दूसरे इलेक्ट्रोड को स्थानांतरित होता जाता है। बूजों को तांबे की केवल एक प्लेट ही मिल पाई।
इसलिए उसने क्रियाकलाप 14.7 को तांबे की प्लेट के स्थान पर कार्बन की छड़ को बैटरी के टर्मिनल से संयोजित करके किया। उसे कार्बन की छड़ पर कार्बन की परत चढ़ाने में सफलता प्राप्त हो गई। विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। ध्यान रखिए, प्रश्न बनेगा आपका, विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। यह विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का एक सर्वाधिक सामान्य उपयोग है। विद्युत लेपन अत्यंत उपयोगी प्रक्रम है। उद्योगों में धातु की वस्तुओं पर किसी दूसरी धातु की पतली परत विलेपित करने के लिए इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। विलेपित किए जाने वाली धातु की परत में कुछ ऐसे वांछित गुण होते हैं जो उस वस्तु की धातु में नहीं होते जिस पर निक्षेपण किया जाता है। उदाहरण के लिए अनेक वस्तु जैसे कार के कुछ भागों, स्नान गृह की टोंटी, गैस बर्नर, साइकिल का हैंडल, पहियों की रिम आदि पर क्रोमियम का लेपन किया जाता है। क्रोमियम चमकदार दिखाई देता है। यह संक्षारित्र नहीं होता, मतलब जंग नहीं लगती इसके ऊपर। यह खरोंच का प्रतिरोध करता है। तथापि क्रोमियम महंगा है तथा किसी पूरी वस्तु को क्रोमियम से बनाना आर्थिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं होता। इसलिए वस्तु को किसी सस्ती धातु से बनाया जाता है और इस पर केवल क्रोमियम की परत ही निक्षेपित कर दी जाती है। आभूषण बनाने वाली सस्ती वस्तुओं पर चांदी तथा सोने का विद्युत लेपन करते हैं। ये आभूषण देखने में चांदी या सोने के प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में अपेक्षाकृत बहुत सस्ते होते हैं। खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले टिन के डिब्बों में लोहे के ऊपर टिन का विद्युत लेपन किया जाता है। टिन लोहे से कम क्रियाशील होता है। इस प्रकार खाद्य पदार्थ लोहे के संपर्क में नहीं आते और खराब होने से बच जाते हैं। पुलों तथा स्वचालित वाहनों को प्रबल बनाने के लिए लोहे का उपयोग किया जाता है। तथापि लोहे में संक्षारित होने तथा जंग लगने की प्रवृत्ति होती है। अतः इसे संक्षारण या जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जिंक की परत निक्षेपित कर दी जाती है। विद्युत लेपन कारखानों में उपयोग किए जा चुके विलयनों का निपटारा किया जाना भी एक मुख्य समस्या है। यह एक प्रदूषणकारी अपशिष्ट है तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए इस प्रकार के प्रदूषकों के निपटारे के लिए विशिष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये अध्याय खत्म होता है। इसके कुछ प्रश्न हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, आप इनको आसानी से कर सकते हैं। फिर भी यदि किसी प्रश्न में कोई दिक्कत आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए मिलेंगे अगले अध्याय के साथ में। धन्यवाद।